सो क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बहुत ज़्यादा बेसिक आप लोगों का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है। तो देखिए ये किस तरीके का आप लोगों को हमें समझना होगा। पहले चीज़ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और फिर समझेंगे इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए अगर कोई क्वांटिटी है x और इधर एक क्वांटिटी है y, अगर x बढ़ा तो y भी बढ़ेगा। ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब। x कम हुआ तो y भी साथ में कम होगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ आप लोगों का। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 4 बॉल्स आप लोग के एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 4 बॉल 80 रुपये की हैं, यानी कि 4 बॉल्स हैं और वो 80 रुपीज़ की हैं। तो 10 बॉल्स कितने रुपए की होंगी, यानी कि बॉल का जो भी प्राइस था वो 80 रुपीज़ था, मान लिया हमने कुछ भी है। अब बॉल का प्राइस अगर बढ़ा तो यहाँ पर यानी कि बॉल अगर बढ़ी तो हमारे पास उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर x बढ़ा तो y होगा कम, और अगर x कम हुआ तो हमारे पास y बढ़ेगा। ये हुआ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके लिए एक वैसी नॉर्मल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है, यानी कि वो चीप है, यानी कि सस्ता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा महंगा हो गया, यानी कि उसकी चीपनेस क्या हो गई, यानी कि वो चीप नहीं रहा, बिल्कुल महंगा हो चुका है, तो उसको मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फ़र्क है थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग इसे एक्सरसाइज 10.1 को ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्होंने देखिए इनको अलग लिखा है और डायरेक्ट को अलग लिखा है, तो इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। ये क्वांटिटीज़ कहते हैं, ये क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें ये पता लगाना है। तो हमारे पास सबसे पहले, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स तो नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली नंबर लिख लेता हूँ। 11, 22 और 33, 44 और इधर 20, 40, 60 और 80। देखिए वैसे तो देख के ही पता लगता है कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि इधर प्राइस बढ़ता यानी कि x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। अब इसे चेक करने का तरीका क्या होता है कि ये सारे जितने नंबर्स हैं ना, जैसे कि हम लोग इनका कैलकुलेशन करें दोनों का। अब इन दोनों का कैलकुलेशन होगा कैसे, 11/20 इक्वल होगा हमारे पास 22/40 के। ये चेक करने का तरीका है हमारे पास। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई 40 से होगी, 11 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 22 से होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 22। 11 4 ज़ार 44 और 0 लगा देंगे, 22 ज़ार 44 और 0 लगा दिया। तो देखिए इक्वल आए, आंसर इक्वल होंगे आप लोग के। इसी तरीके से 33 अपॉन में 60 लगा देते हैं, इधर 44 अपॉन में 80 लगा देते हैं। इनके भी आंसर कैसे आएंगे, दोनों के इक्वल आएंगे। और अगर आप इन दोनों को करके देखते ना, तब भी आप लोग के आंसर इक्वल ही आते, क्योंकि यही मतलब होता है आप लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो 33 की मल्टीप्लाई 80 से जो भी करें और 44 की मल्टीप्लाई 60 से जो भी करेंगे, आंसर तब भी आप लोगों का कैसा आएगा, इक्वल ही आएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो यस इट इज़ इन, ये है आप लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ अननोन लेटर, यहाँ पर अननोन लेटर की वैल्यू देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में x और y यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर 10, ये x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहे, 10, 25, 20 a, इधर b पॉइंट आ गया, इधर 100 आ गया आप लोगों का, इधर c आ गया, इधर 125, फिर 70 आ गया और इधर d आ गया। ठीक है, ये आप लोगों से a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करवाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों नंबर्स को इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, सो 10/25 इक्वल रखेंगे 20/a के। मैं कोई फार्मूला बताकर उल्टे सीधे फार्मूला समझा कर आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो 10 की मल्टीप्लाई a से 10 × a और 25 की मल्टीप्लाई
20 से करके, सो a इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 10, 0 कैंसिल बाय 0, a इंटू 25 इज 50, ठीक है। तो a की वैल्यू आप लोगों की 50 आ चुकी है। अब हमें a की वैल्यू 50 मिल गई, तो हम इन दो नंबर्स को इक्वल रख लेते हैं, चलिए ठीक है। वैसे तो पहले वाले को और इस b वाले को भी इक्वल रखते हैं, तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही आता हमारा निकल के, लेकिन हम 20 अपॉन a को इक्वल रखते हैं b अपॉन 100 के। तो 20 a की वैल्यू आ गई आप लोगों की 50 इक्वल टू b अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, नीचे का 100 ऊपर जाके 200 हो जाएगा, और अपॉन में रह गया 5 इक्वल टू b, 5 4 ज़ा 20 और 0, तो b की वैल्यू हो गई आप लोगों की 40। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं ना, इन दोनों नंबर को ले लेंगे, तो b अपॉन 100 इक्वल टू c अपॉन 125, तो b की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 100 इक्वल टू c अपॉन 125, 0 कैंसिल बाय 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से 2 इंटू 125 इज़ 250, और अपॉन में रह गया 5 इक्वल टू c, सो 5 5 ज़ा 25 और वो हो गया 0, तो ये हो गई c की वैल्यू। आप लोग मुझे d की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए इन दो नंबरों से, ठीक है। डी की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिए, जब तो मुझे पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्किंग में हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा तो इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन सेम ही मेथड से होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 8 किलो ऑफ राइस इज़ 464, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है और क्या दे रखा है आप लोगों का, यानी कि पहले सबसे पहले है वेट दे रखा है ना, वेट दे रखा है और राइस की, यानी कि वेट के साथ साथ इसकी कॉस्ट भी दे रखी। 8 किलो जो राइस है हमारे पास वो 464 रुपीज़ का है, और हमसे सेकंड पॉइंट में पूछता है, मैं 6 का सेकंड पॉइंट कर रहा हूँ। सो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कैन बी बाउट फॉर ₹1334, तो 1334 में कितना वेट उसका राइस का आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, तो 8 अपॉन 464 इक्वल टू x अपॉन 1334, तो ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 मल्टीप्लाई 1334 अपॉन 464, क्रॉसिंग करते हैं, देखते हैं क्रॉसिंग कहाँ तक कर सकते हैं। 8 2 से कटेगा, 2 4 ज़ा 8 है ना, चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 बचा 2 24, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। यहाँ से काट के देखते हैं इसे 2 से, 2 6 ज़ा 12 बचा यहाँ से कितना 1, 2 6 ज़ा 12 फिर 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 29 से हमारे पास ये नंबर आ गया 667 अपॉन 29 इक्वल टू x। वैसे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 29 667 को कट कर सकता है और 23 टाइम्स कट कर सकता है, यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा वो आप लोगों का नॉर्मली। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करता हूँ। 10th क्वेश्चन में द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन बाय 1 रेशियो और 3 समथिंग समथिंग इस तरीके से दे रखा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ऑन द मैप इज़ 4.5, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स। ओके, 2 डिस्टेंस के बीच का हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। तो जो हमारे पास स्केल है वो स्केल किस तरीके का है, पहली चीज़ दे रखी है स्केल, या मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। 1 में कितना कर रहा था कवर, 3 0 0 और कितने 6 ज़ीरोज़ लगे हुए शायद, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लेते हैं 1 सेंटीमीटर उस मैप के अकॉर्डिंग इतने मीटर्स है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ऑन द मैप इज़ 4.5 सेंटीमीटर, अगर 4.5 सेंटीमीटर हो जाता है, यहाँ पर तो दे रखा है आप लोगों का डिस्टेंस सेंटीमीटर में और यहाँ पर दे रखा है आप लोगों का डिस्टेंस मीटर में, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास। इस तरीके से इंडिया का नक्शा है, वैसे तो मुझसे बना नहीं नक्शा फ़िलहाल में, मैंने तो इसे आदमी बना दिया, ठीक है। तो
डिस्टेंस अगर इसका 1 सेंटीमीटर लिया जाता है तो इसका मतलब है इतने मीटर, और ठीक है इतने मीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया गया तो इस मैप के अकॉर्डिंग इतने मीटर्स हैं। अभी कहते हैं अगर 4.5 सेंटीमीटर लिया जाए तो कितना डिस्टेंस होगा, हम उस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 इक्वल टू 4.5 अपॉन में आ गया आप लोगों का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x 1 जार x और इसकी मल्टीप्लाई होगी 4.5 की मल्टीप्लाई 3 0 0 0 0 और 0 0। सो x इक्वल 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 और 1 13। एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है पॉइंट, मल्टीप्लाई करके देख लेना यही होगा, 2 0 3 0 और एक ये 5। ठीक है, अब इसे चलो ये तो किस में आ गया आंसर, मीटर में आ गया, थोड़ा सा इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 3 5 0 0 0 0 फिर एक और 0, इसे किलोमीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में बन जाएगा, किलोमीटर में। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13500 किलोमीटर आप लोगों का इतना डिस्टेंस हो चुका है, 13500। ठीक है, सो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी वो आएगी आप लोगों की इनडायरेक्ट यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन की आप लोगों के पास एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, आपके जो मैंने अभी आंसर चेक करा, ये भी जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट भी आप लोगों का सेंटीमीटर में ही दे रखा है। तो अगर सेंटीमीटर से 2 0 लगा के एक और डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर से आप लोगों का मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 भी खत्म हो जाएंगे तो 135 किलोमीटर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप लोगों का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा चलेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें अपॉन के नंबर्स हम लोग डिफरेंट तरीके से रखेंगे। इन्वर्स का मतलब क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी कम हुई। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी y कम होगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो x और इधर y 10 12 5 24 4 और यहाँ पर 36 और 28 और यहाँ पर 15। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वांटिटी कम हो रही है। ये पहले 10 थे तो ये 12 थे, अभी 5 हो गए तो 24 हो गए, यानी कि क्वांटिटी बढ़ने के बजाय कम हो गई। ठीक है, 10 थे तो 12 थे, यहाँ पर नंबर वाई 5 हैं तो अब 24 हो गए, जबकि क्या होने चाहिए थे, कम ही होने चाहिए थे, यहाँ पर और बढ़ गए। तो ये एक इनडायरेक्ट की कंडीशन बन रही है। तो इसमें जो होते हैं ना, इन दोनों नंबर्स की पहले मल्टीप्लाई होती है और इक्वल रख के इन दोनों नंबर्स की पहले फिर मल्टीप्लाई होती है। तो 10 की मल्टीप्लाई हम लोग 12 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई हम 24 से करेंगे। अगर हम लोगों का आंसर इक्वल आए तब ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। 12 10 से 120 और 5 4 से 20, ये भी 120 आ गया। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है आप लोगों का। किसी दो और नंबर को देख लेते हैं, इन दो नंबर्स को देख लेते हैं। चलिए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 20 और इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15। 6 2 ज़ा 12, 120 आ गया और 15 8 ज़ा 120, फिर वही आ गया। तो येस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, येस दे आर इन, या इट कर लेते हैं इसे, ये तो एक ही है ना, इट इज़ इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप लोगों का ये आंसर है। तो इसी तरीके से आप लोग दूसरे आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पॉइंट का, यानी कि मैं खाली आप लोगों का ए और बी की वैल्यू निकाल के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 25 एंड देन 10 और इधर हो गया ए। तो काफ़ी सारे आगे भी नंबर है, बी और सी की वैल्यू बतानी है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को ए की वैल्यू बताता हूँ। 8 × 25 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ए। मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल में रख के इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, वरना हम इन्हें रेशियो में रखते थे तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती थी। 8 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू में बचेगा ए। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू ए, आप लोगों का एक और आंसर। ठीक है, अब चलिए
देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज समझ लेंगे ना तो सब काम आसान हो जाएगा बिल्कुल ही। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूँ। 12 pumps can fill a reservoir in 15 hours. How many hours will 10 pumps take to fill the same reservoir? अब ये देखते हैं, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। पहले से वो चीज़ें देख लें जिनकी बात हो रही है। 12 pumps कैन फिल अ रिजर्वायर इन 15 हार्ट्स, यानी कि पम्प्स की बात हो रही है और हार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, हार्ट्स की बात हो रही है तो पम्प्स की, और दूसरा है हमारे पास टाइम, और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है आवर्स में। 12 पम्प्स हैं और टाइम लग रहा है 15 आवर्स का। अभी कहते हैं हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स विल 10 पम्प्स टेक टू फिल द सेम रिजर्वायर। तो x मान लेते हैं, x आवर्स लेंगे और कितने पम्प्स हैं हमारे पास 10। ठीक है, तो लेट यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय 10 पम्प्स बी x आवर्स। ठीक है, x आवर्स मान लेते हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया इन्वर्स में क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 15 से और इक्वल करेंगे 10 इंटू एक्स से। तो डिवाइड कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल टू में बचेगा x। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आवर्स लगेंगे उसको वर्क करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 पम्प्स से तो 15 आवर्स लग रहे थे, अब 10 हो गए तो 18 लगेंगे, यानी कि बढ़ गया, टाइम बढ़ गया यहाँ पर। तो ये इसलिए हमें पता चल रहा है इन्वर्स में है ये। ठीक है, इन्वर्स की एक्सरसाइज है आप लोग की। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों का, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 28 मशीन्स टू मेक सम शर्ट्स in 20 days. If 4 machines are not working properly, then in how many days the remaining machine can make the same number of shirts? ये कहते हैं कि एक फैक्ट्री रिक्वायर 28 मशीन्स करती है कुछ शर्ट्स तैयार करने के लिए, और मतलब एक फैक्ट्री रिक्वायर्स करती है 28 मशीन्स टू मेक सम शर्ट्स इन 20 डेज़, कुछ शर्ट्स बनाने के लिए 20 दिन के अंदर। अब ये कहते हैं अगर उनमें से 4 मशीन्स वर्किंग नहीं कर रही हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा उसे वर्क करने में पूरा। तो हम लोग देखते हैं ये कैसा होना है। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, दो चीज़ों की बात किस किस की हुई, पहली चीज़ मशीन्स की हुई है बात, है ना, मशीन्स कितनी, और दूसरी बात हुई है डेज़ की, यानी कि टाइम की बात हुई है। तो मशीन्स हमारे पास पहले 28 और वो कितने डेज़ में वर्क कर लेती हैं, 20 डेज़ में। और इसी तरीके से अब 4 मशीन्स वर्किंग नहीं कर रही, यानी कि 28 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 मशीन्स बची उसकी। ठीक है, अब ये कहते हैं कितने दिन लगेंगे उसे, तो x डेज़ लगेंगे। तो ऊपर लैंग्वेज आप लिख लेना, लेट द डैश बी x। ठीक है, तो 28 की मल्टीप्लाई हम लोग 20 से करेंगे और इक्वल में 24 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में आ जाएगा 24 इक्वल टू में x, क्योंकि बिकॉज x का जो नंबर है वो डिवाइड में चले जाता है। 5 4 ज़ा 20, सॉरी नहीं काटो, हम इससे करेंगे 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब देखते हैं 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब कितना बचा, यहाँ पर नंबर हो गया 14 5 ज़ा 70 अपॉन में 3। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेते हैं, चलिए साइड में। 3 2 ज़ा 6 बचा, यहाँ से 1 0 नीचे आ गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस करा 1 बचा। ठीक है, इसे होल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो अपॉन में 3 रहेगा, न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आ गया, तो इतने डेज़ वो वर्क लेगी। ठीक है, इतने डेज़ में वो वर्क कर लेंगी सारी मशीन्स। 23 डेज़ 1/3, 23 और होल 1/3 डेज़ इतना वर्क ले लेगी, यानी कि 23 दिन और 1 दिन का भी पहला हिस्सा। ठीक है, यानी कि अगर 3 हिस्से उसके बनाए जाएँ तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 90 सोल्जर्स फॉर 48 डेज।
अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 30 सोल्जर्स जॉइन द कैंप, हाउ लॉन्ग वुड द सेम स्टॉक लास्ट। एक स्टॉक कुछ फूड का 90 सोल्जर्स के लिए इनफ होता है कि वो 90 सोल्जर्स के लिए 48 डेज तक खाना चल जाता है, वो कुछ खाना जितना भी है 48 डेज तक चल जाता है, ठीक है। अब उसमें रीइंफोर्समेंट हुआ 30 सोल्जर्स का, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए उसमें 30 सोल्जर्स बढ़े, ठीक है। तो उस कैंप में 30 सोल्जर बढ़े। अब ये कहते हैं बताइए वो खाना कितने दिन चलेगा, तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा। जाहिर सी बात है खाना कम दिन चलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हुई, पहली बात हुई सोल्जर्स की, SOLDIERS सोल्जर्स, और दूसरा हमारे पास है डेज़ की बात। तो अगर हमारे पास 90 सोल्जर्स थे तो कितने डेज चल रहा था, 48 डेज चल रहा था, ठीक है। अभी कहते हैं रीइंफोर्समेंट हुआ, यानी कि 90 में प्लस 30 हुआ तो कितना हो गया 120। तो ये कितना दिन चलेगा, x डेज। तो हमने x सपोज कर लिया, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय x। सो 90 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का 120 इक्वल टू में हो जाएगा x। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 4 से ये कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12 3 ज़ा 36 डेज आप लोगों का वो फूड चल जाएगा, ठीक है। 36 डेज, ओनली 36 डेज कम चलेगा खाना। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो मेन चीज़ आती है आप लोगों की टाइम की और वर्क की बातें, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क ये ऐसा रिलेशन है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही चीज़ें लगती हैं एक साथ। देखिए ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं, इंटर रिलेटेड मतलब टाइम और वर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर टाइम बढ़ेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, बात सही है। अगर टाइम बढ़ेगा तो काम भी ज़्यादा होगा। अगर मैं कोई काम करता हूँ उसे करता जाऊँ तो वर्क भी तो ज़्यादा ही होगा, है ना। इसी तरीके से कुछ टाइम और वर्क के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ऐसे तैयार होती हैं कि मान लेते हैं ज़्यादा पर्सन होंगे तो वो एक काम, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं एक वर्क को करने के लिए 10 पर्सन हम लोग करते हैं, ठीक है। 10 पर्सन करते हैं कि भाई 10 लोग तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है, तो मान लेते हैं वो 50 दिन में बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है, 50 दिन में, ठीक है। अब हम करते हैं इन वर्कर्स को 25 कर देते हैं, तो वो डेज कैसे हो जाएंगे, वो डेज कम ही तो होंगे क्योंकि पहले वर्कर थे 10, अब और उन्हें कितने दिन लग रहे थे 50 डेज। हमने वर्कर कितने कर दिए 25 और वर्कर कितने हो गए, यानी कि डेज कितने होंगे, कम होंगे। तो ऐसे केसेस में ये तो हो गया कि भाई डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हो गया प्रोपोर्शन। भाई वर्कर क्या हुआ, वर्कर बढ़े और टाइम कैसा हो गया, टाइम लगा कम, ठीक है। ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब मोर पर्सन विल टेक लेस टाइम टू डू द सेम वर्क। अब मोर पर्सन विल डू मोर वर्क, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि अगर इन 25 बंदों से और ज़्यादा वर्क कराया जाए, ठीक है, तो ये वर्क भी तो ज़्यादा ही करेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम समझ लीजिए कि अगर 25 बंदों से काम कराया जाए, ठीक है, अगर 50 दिन लगातार काम कराया जाए तो ये वर्क भी तो कितना ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गई एक तरीके का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक रूल बनाते हुए चलना है जो आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा भी है। 171 पेज पर एक पॉइंट लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 से ऊपर, इफ़ अ पर्सन कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। अगर एक बंदा एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट करता है x डेज में, इन 1 डे ही विल कंप्लीट 1/x। अगर x डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो एक दिन में, यानी कि एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/x पार्ट करेगा, ठीक है। ये बात समझ लेना, अगर कोई बंदा x दिन में काम करता है तो एक दिन में x पार्ट उसका वर्क करेगा, ठीक है। इसी तरीके से y डेज में काम करता होगा तो क्या होगा, 1 डे में कितना करेगा 1/y, यानी कि 1/y पार्ट करेगा। और दोनों का मिला के करना है तो दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, 1/x प्लस 1/y, दोनों का एक दिन का काम निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्क से रिलेटेड ही बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्या, तो ए यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 में यहाँ पर ए कैन डू
अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए जो है यहाँ पर एक बंदे को बता रखा है कि ए एक बंदा है, ठीक है, वो एक वर्क को 15 डेज में कर लेता है, कर सकता है, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, और वही वर्क बी जो है उस काम को 20 दिन में कर सकता है। द वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, उन दोनों ने वो वर्क 6 दिन तक एक साथ करा। देन बी फेल इल, तब बी जो है बीमार पड़ गया। सो रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय ए, जो बचा हुआ काम था वो किसने कंप्लीट किया भाई, ए ने कंप्लीट किया। इन हाउ मैनी डेज ए कंप्लीट द वर्क, ए ने वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो अब हमें तो ऐसे पता नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों ने एक एक दिन में कितना काम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे वर्क क्या है भाई, 15 दिन में कर लेता तो 1/15 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 डे वर्क ऑफ बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/20 पार्ट, ठीक है, 1/20 पार्ट्स होगा। इन दोनों का यानी कि दोनों का 1 डे वर्क कितना होगा, दोनों के लिए दोनों को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। आपको पता है एलसीएम तो होना है भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 60 से कटेगा 4 टाइम, 20 से कटेगा 3 टाइम, तो ये वर्क हो गया 7/60 पार्ट्स एक दिन में ये दोनों एक साथ मिलके कर सकते हैं। ये काम कितने दिन तक चला था, ठीक है, वर्क चला था आप लोगों का 6 दिन, ठीक है। बोथ 6 डेज वर्क, दोनों का काम 6 दिन चला था, तो एक दिन में तो कर रहा था 7/60, 6 दिन में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 6 10, तो बचा 7/10 पार्ट्स। उसका कितना पार्ट्स हो गया, 7/10 पार्ट्स हो गया। अब बचा कितना वर्क है, यानी कि रिमेनिंग कितना रहेगा वर्क, रिमेनिंग वर्क 1 - 7/10, यानी कि हम उस वर्क को 1 मान लेते हैं, तो 1 - 7/10 एलसीएम लेंगे कितना होगा 10, 10 1 10 -7, तो कितना बचा 10 - 7 3/10 पार्ट उसका बचा। कितना पार्ट बचा, 3/10 पार्ट उसका बचा। अब ये वर्क किसको करना है, 3/10 को, यानी कि एक पूरे वर्क को हम लोग 1 मानते हैं क्योंकि काम तो एक ही है, तो 1 - 7/10 करा हमने, तो हमने एलसीएम लिया। अब बचा हमारे पास कितना, रिमेनिंग वर्क रहा 3/10। अब ये काम किसे करना था, क्योंकि कौन बीमार पड़ा था, बी बीमार पड़ा था या ए बीमार पड़ा था, देख लेते हैं। बी फेल इल, यानी कि बी बीमार पड़ा था, तो अब ये वर्क किसको करना पड़ेगा, ये वर्क तो करना पड़ेगा ए को। सो ए डिड 3/10 पार्ट कर लेते हैं, 3/10 पार्ट तो उसे करना होगा, 3/10 पार्ट्स इन कितने दिन में, 3/10 एक दिन में वो कितना वर्क मतलब उसके कितने दिन का वो होता था, 15 डेज का होता था, है ना, 15 डेज में कर लेता था वो, तो इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं नॉर्मली, तो 5 2 10 और 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9/2, और इसका मतलब क्या होता है 4 होल 1/2 डेज, यानी कि 4.5 दिन में वो बचा हुआ वर्क को पूरा कर लेगा। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट लेवल से ये क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को ये करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, मैं इसे कर देता हूँ रफ पूरे तरीके से। ए कैन डू अ पीस, बिल्कुल सेम तरीके का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन पूरा बदल जाएगा। A can do a piece of work in 15 days, B can do the same work in 18 days. How many days will they take to finish the same work together? दोनों को एक साथ मिलके कितने टाइम में वो काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ A, तो 1 डे वर्क A का कितना होगा 1/15 पार्ट्स, ठीक है, 1/15 पार्ट्स आएगा नहीं, तो 1 डे वर्क ऑफ B तो कितना होगा 1/18 पार्ट्स, क्योंकि वो 18 डेज में करता था। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितने टाइम में करेंगे भाई, टोटल वर्क ऑफ 1 डे, एक दिन में कितना वर्क करेंगे ये, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग 1/15 प्लस 1/18, ठीक है, दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम तो यहाँ पर बनेगा कितना 90, 15 और 18 का एलसीएम 90, तो 15 से 90 कटेगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स,
और 18 से 90 कटेगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया 11/90 पार्ट्स। ठीक है, अब दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर इन, मतलब दोनों उस एक वर्क को मिला के ही तो करेंगे, तो दे कैन, यहाँ पे लिख लेते हैं, दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ मिला के कितने टाइम में वो काम कर सकते हैं, टुगेदर इन, वो काम कितने हैं, एक ही तो काम है, एक वर्क है, तो इससे इन दोनों के पर्सन के वर्क से डिवाइड करके देख लेते हैं। 11/90, तो 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड हम लोग कर नहीं सकते, तो 90/11 हो जाएगा, तो 90/11। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग होल में कन्वर्ट करके, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 8 88 बचा यहाँ पर 2, तो 2 डेज़ में, इतना डेज़ में दोनों मिलके वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो छोड़ दें, कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का 3। अब हम बात करते हैं, ये सारे तो क्वेश्चन हैं एक जैसे, अब कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये अच्छा लग रहा है भाई देखने में, बड़ा भी है काफ़ी। विक्रम एंड विनय कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ओह, वर्क के बाद तो दोनों का वर्क दे दिया, विक्रम का और भी और विनय का भी। कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, वो 20 दिन में वो वर्क को कर लेते हैं एक साथ। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 डेज विक्रम लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय विनय। 8 दिन तक उन्होंने लगातार काम करा और फिर विक्रम ने लेफ्ट कर दिया वर्क को, और जो बचा हुआ काम है वो विनय को करना पड़ेगा। इफ़ विनय कैन डू द होल वर्क अलोन इन 30 डेज, अगर विनय उस काम को अकेला 30 दिन में कर देता है, देन इन हाउ मेनी डेज कुड ही डू द रिमेनिंग वर्क, तो कितने दिन में वो बचा हुआ काम कर सकता है। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ विक्रम एंड विनय दोनों का निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क ऑफ विक्रम, कैपिटल वी बना लेते हैं, विक्रम एंड विनय, दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, तो 1/20 एक दिन में करेंगे। 1 डे वर्क ऑफ विनय, विनय एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1/30 पार्ट कर सकता है वो। ठीक है, अब विक्रम का निकालने के लिए 1 डे वर्क ऑफ विक्रम, ठीक है, कैसे निकलेगा भाई, इनमें से बड़ा कौन है, 1/20 बड़ा है कि 1/30, तो मुझे पता है जितने भी बच्चे हैं वो 1/30 को बड़ा बताएंगे, मुझे पता है, लेकिन 1/20 बड़ा होता है। 1/20 माइनस 1/30, क्योंकि ये किसने करा है, ये दोनों ने, 2 बंदों ने मिलकर करा है और ये एक बंदे ने करा है। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर कौन हुआ, ये बड़ा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। 20 से 30 जाएगा 3 टाइम्स और 30 से 60 जाएगा 2 टाइम्स, सो 1/60 पार्ट्स आया निकल कर, कितना, 1/60 पार्ट्स। अब ये दोनों ने कितने दिन काम करा था, वर्क डन बाय बोथ इन 8 डेज, 8 दिन में। तो पहले ये पता लगा लेते हैं कितना काम उन दोनों ने 8 दिन में करा होगा, तो एक दिन में करा था 1/20, ठीक है, तो 8 दिन में क्या करा होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 2/5 पार्ट्स उस वर्क का उन्होंने 8 डेज में करा होगा। तो रिमेनिंग वर्क हम लोगों को निकालना होगा, रिमेनिंग वर्क, क्योंकि अब बताइए दोबारा वर्क कितना था, वर्क था 1, माइनस कर देंगे उसमें बचा हुआ वर्क। ठीक है, मतलब जितना वर्क कर चुके हैं उसे माइनस कर देंगे, तो एलसीएम हो गया 5, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2, तो कितना बचा, 3/5 पार्ट्स उसका वर्क का बचा। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना, अब ये जो बचा हुआ वर्क है ये कौन करेगा, ये किसे करना है वर्क को, ये तो विनय करेगा। सो विनय कैन डू रिमेनिंग वर्क, जो भी स्पेलिंग है। सो बचा हुआ काम कितना है, 3/5, इसे किसे करना है, विनय को। विनय एक दिन में कितना करता है, 1/30। ठीक है, हम लोग इसे कर सकते हैं 3/5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30/1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करनी है, इसे डिवाइड को हम जब घुमाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 6 ज़ा 30, तो 6 3 ज़ा 18 डेज, तो बचे हुए 18 डेज में वो काम को पूरा कर सकता है। ठीक है,
अब एक लास्ट क्वेश्चन जो, और आप लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 7 करें कि 8 करें, चलो 8 कर लेते हैं। अ स्विमिंग पूल कैन फिल द फर्स्ट टैप in 20 hours, by second tap in 15 hours and third tap in 18 hours. How long will they take to fill the swimming pool together? यानी कि एक स्विमिंग पूल भर जाता है पहले टैप से, यानी कि एक पहले नल से जो भी उसका है टैप है, पहले टैप से वो 20 घंटे में भर जाता है। दूसरे टैप से अगर देखें तो 15 घंटे में भर जाता है। अगर तीसरे टैप से देखें तो 18 हावर्स लगते हैं उसे फिल होने के लिए। अभी कहते हैं अगर तीनों एक साथ चला दिए जाए तो कितनी जल्दी वो पूल भर जाएगा, ठीक है। सो हम लोग ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि एक टैप 1 घंटे में कितना वर्क करता होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में वर्क डन, मैं लैंग्वेज को बदल रहा हूँ थोड़ा सा, वर्क डन इन 1 आवर, 1 आवर में कितना, यानी कि बाय फर्स्ट टैप, बाय फर्स्ट, और लिख लेते हैं फर्स्ट टैप, पहली टैप 1 घंटे में कितना कर सकती है, क्योंकि 20 घंटे में भर देती है, तो 1 घंटे में 1/1/20 पार्ट्स भरेगी। सेकंड टैप को देखें तो सेकंड टैप क्या होगा, 1/15 पार्ट्स कर देगा। और अगर थर्ड टैप को देखें, थर्ड टैप कितने में करेगा, 1/18 पार्ट्स में उसे कंप्लीट कर देगा। अब अगर तीनों एक साथ चलाए जाएं, कितने, तीनों एक साथ चलाए जाएं तो ऐड करेंगे, वर्क डन बाय ऑल 3 टैप्स टुगेदर, ठीक है। तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/18, वर्क डन बाय ऑल 3 टैप्स इन 1 आवर, इन 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम तीनों का देखते हैं, एलसीएम होगा 20 का, 15 का और 18 का, निकाल कर देख लेते हैं। 15 का और 20 का तो होगा 15 और 20 का होता है 60 शायद, हाँ 60, और 60 कटेगा 6 3 से 18, 30, 6 3 से 18, 180 एलसीएम हो गया भाई, 180 एलसीएम, ठीक है। 20 से 180 का था तो ये कितने बार में बचेगा, 9 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। 15 से 180 कितने टाइम्स में कटेगा, 15 12 180 प्लस 18 से 180 कटेगा 10 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, सब मिलाकर 31/180 पार्ट्स उसका हो चुका है, 31/180, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो वो वर्क कितना था, एक पूल में फिल होना था। सो पूल विल फिल्ड बाय ऑल 3 टैप्स टुगेदर, सो पूल विल फिल्ड, जो भी है, फिल्ड बाय ऑल 3 टैप्स टुगेदर, ठीक है। जब वो कितना, एक बेचारा एक ही तो पूल फिल होना है और उसे करने वाले कितने हैं, 3 लोग हैं, यानी कि उस एक काम को 3 जगह डिवाइड करा गया था, यानी कि 3 जगह सबको प्लस करके लाए थे, तो 31 अभी हम लाए थे ना, लाए थे आंसर नीचे देखिए, 31/180, तो इससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखा हमने, तो 1 मल्टीप्लाई 180/31, तो हम इसका अगर हम एज वो कर लेते हैं, 31 तो ऐसे आ गया, इसे डिवाइड करते हैं 180 को किससे, 31 से, 31 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 155 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, 8 में से 5 गए बचे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, 7 में से 5 गए बचे 2, तो 25 और यहाँ पर रहेगा 5, तो इतने आवर्स में वो तीनों मिलकर फिल कर सकते हैं उस एक स्विमिंग पूल को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर एंड होता है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें, ठीक है। अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर की भी आप लोगों को वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी, इसकी भी मिल चुकी है, अगले की भी आप लोगों को मिलेगी। हाँ, अभी तक जिस बंदे ने लाइक नहीं किया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो